चल. सो कालपर्यंत आपण बघितलं की एखाद्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये ज्यावेळेस आपल्याला काही स्टोअर करायचं असतं त्यावेळेस कॅरेक्टर नावाचा डेटा टाईप आपण कसा यूज करू शकतो आणि कॅरेक्टर नावाच्या डेटा टाईप मध्ये किती कॅरेक्टर्स आहेत हे आपल्याला लक्षात आलं. टोटल 256 कॅरेक्टर्स आहेत. आता हे जे आपण म्हणतोय नेहमी की कॉम्प्युटरला आपली भाषा कळत नाही, मग कॉम्प्युटरला हे कॅरेक्टर कसे कळतात, है ना सवाल अच्छा वाला. यस सर. राइट. यस सर. क्योंकि अगर कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं समझती है तो कंप्यूटर को फिर ये सारी चीजें कैसे समझ में आ रही है, क्योंकि ये तो कैरेक्टर्स है, ये इंग्लिश में है, बराबर है कि नहीं. अब ये जो समझता है ना कंप्यूटर को, इसको समझाने का एक तरीका होता है. सबसे पहले तो हम इंटीजर नाम के डेटा टाइप में जाने से पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, जो कंसेप्ट सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. तो ये कैसे रिकॉग्नाइज होता है, ये रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका है. मैं आपको आज वो तरीका समझाने वाला हूं, ठीक है. यस. इसे बोलते हैं कैरेक्टर सेट ऑफ सी. यानी कि जितने कैरेक्टर सी प्रोग्रामिंग में है, जितने कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स मतलब क्या है, हमने देखा था ना, पहले ही दिन देखा था कि क्या क्या आ रहा है उसमें. अल्फाबेट्स आ रहे हैं, स्पेशल सिंबल्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं. लेकिन ये रिकॉग्नाइज कैसे हो रहा है, कंप्यूटर को ये समझ में कैसे आ रहा है, इसका एक तरीका होता है, एक जरिया है. और वो जरिया यानी कि हम बोल सकते हैं कि कैरेक्टर सेट ऑफ सी. अब ये सी तक सीमित नहीं है. दिस इज नॉट लिमिटेड ओनली सी लैंग्वेज. ये सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही है, कहीं कोई बदलाव नहीं आता है. मतलब 13,500 लगभग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही तरीका रहेगा किसी भी कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करने का कंप्यूटर के थ्रू. ठीक है. तो ऐसा कहा जाता है कैरेक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज यूज्ड फॉर creating application of C or creating the program of C language means using the combination of character set we can create the C program statement. जैसे कि हम लिखते थे हैश इंक्लूड. अभी जो इंक्लूड है ना, ये वर्ड है, कीवर्ड है. अब ये जो कीवर्ड है इंक्लूड, ये कीवर्ड बहुत सारे से अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन है, राइट. अब ये जो बहुत सारे अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन है उसको कंप्यूटर को कैसे समझ में आ रहा है कि भैया ये लिखा है तो इसका मीनिंग ये है. या फिर हम लिखते हैं, कभी कभी लिखते हैं कि A = 10, ये जो 10 है वो नंबर है, ये कैसे समझ में आ रहा है उसको. तो उसको समझने का एक तरीका होता है, एक जरिया होता है जिसको कैरेक्टर सेट बोला जाता है. और ये जो कैरेक्टर सेट है ये प्रोवाइड होता है इस तरीके से. जैसे हमने बोला था कि अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, यानी कि स्मॉल A to Z होता है, कैपिटल A to Z भी हो सकता है, और है अपने इसमें, ठीक है. फिर होते हैं डिजिट्स. डिजिट्स होते हैं 0 to 9. इनके कॉम्बिनेशन से बहुत सारे नंबर्स बनते हैं, तो ये भी एक तरीका है. फिर तीसरा तरीका है स्पेशल सिंबल्स. तो इस तरीके से जितने सिंबल्स रहेंगे वो भी हमारे कैरेक्टर सेट का ही हिस्सा हिस्सा रहेंगे, राइट. अब जो ये कैरेक्टर्स है ना, ये कैसे समझ में आता है इसको, ये है, ये जेड है, या ये 9 है, या ये 0 है, इसको समझने का एक तरीका होता है. अब ये तरीका यानी कि हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे. तो हाउ टू रिकॉग्नाइज द कैरेक्टर सेट फ्रॉम सिस्टम. ये सिस्टम से कैसे पता चल जाता है कि भैया इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू ए है. तो द सिस्टम कैनॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये हमको भी पता है, कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती, यानी कि इंग्लिश उसको समझ में नहीं आती है. तो सी लैंग्वेज ने या किसी भी दुनिया के कोई भी लैंग्वेजेस ने क्या किया है, ये कोड ट्रांसलेशन लैंग्वेज तैयार की है. क्या किया है, कोड को ट्रांसलेट करने की एक लैंग्वेज तैयार की है, और उसी को बोला जाता है आस्की. कभी कभी सुना होगा आपने ये नाम आस्की, ASCII. इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज. अब इसी के जरिए पता चल जाता है कि भैया इसकी वैल्यू ये है, उसकी वैल्यू ये है कंप्यूटर को. और ये कैसे पता चलता है हम आगे देखने वाले हैं. तो आस्की
क्यों नेसेसरी है? टू रिकॉग्नाइज द वैल्यूज ऑफ ईच कैरेक्टर टू द सिस्टम, बिकॉज सिस्टम को कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज का अल्फाबेट या कैरेक्टर समझ में नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है, राइट? यस सर। समझ रहे हैं ना? यस। ओ, यस सर। ओके। तो ये जो ASCII है, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज है, विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर सेट recognize the characters in program and store into the specific format in system and then convert it into the machine code with the help of compiler। कंपाइलर की मदद से ये क्या करता है, आने वाले हर कैरेक्टर को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के कोड में, यानी कि 0 और 1 में। तो गिवन टेबल, ये जो टेबल है ना, इसको बोलते हैं ASCII का टेबल। अब देखो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है A to Z, यानी कैपिटल A टू कैपिटल Z। इनका जो कैरेक्टर सेट है, इनका जो कोड है ना, वो कोड है 65, यानी 65 किसका कोड रहेगा? ए का रहेगा। बी का क्या कोड रहेगा? 66 रहेगा। सी का क्या रहेगा? 67 रहेगा। उस तरीके से जेड तक के होते हैं, जेड का है 90। समझ रहे हो? जैसे हम जेड लिखते हैं तो कंप्यूटर समझ में आता है कंप्यूटर को कि कैपिटल जेड लिखा है, तो उसका मीनिंग जो है वो 90 है, 90 कोड है। तो ये जो 90 कोड है, इसको कन्वर्ट किया जाता है एक स्पेशल कोड में, जिसको मशीन लैंग्वेज का कोड बोला जाता है। और इस तरीके से समझ में आता है उसको कि यूजर ने कैपिटल जेड लिखा है, राइट? अब स्मॉल ए की भी वैल्यू है, स्मॉल ए की वैल्यू डी है 97, स्मॉल बी की होती है 98, स्मॉल सी की होती है 99, स्मॉल डी की हो जाएगी 100। उस तरीके से स्मॉल जेड की वैल्यू बन जाती है 122। जरा गिनो तो इसको, 65 से लेके 90 तक कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 25। क्या बात कर रहे हो 26। सर? 26 सॉरी यस सर, यस, 20। 26 होते हैं, राइट? और ये भी हाँ। 26 ही होंगे, 97 से लेके 122 तक। और डिजिट्स जो है उनको नंबर अलग से नहीं दिया गया है, क्योंकि डिजिट प्राइमरी डेटा होता है, तो प्राइमरी डेटा को अलग से नंबर नहीं दिए गए हैं। उनको 0 से लेके 9 तक ही नंबर दिए गए हैं, तो इसको अलग से आज चीज नहीं प्रोवाइड की गई है। और बाकी जितने बचते हैं, मतलब 0 से लेके 9 तक हो गए डिजिट, फिर 10 से लेके 64 तक, और ये जो बीच में बचता है ये 91 से लेके 96 तक, और फिर ये जो 122 है, 123 से लेके 255 तक, ये सारे के सारे क्या हो गए फिर? स्पेशल सिंबल्स हो गए। समझ रहे हो? स्पेशल सिंबल्स हो गए। अब इसी के जरिए कंप्यूटर को पता चलता है कि ये भैया, ये जो प्रोग्रामर है इसने ए यूज किया है तो उसका मीनिंग क्या है, बी यूज किया है तो उसका मीनिंग क्या है, 0 यूज किया है तो उसका मीनिंग क्या है, या फिर कोई कंप्यूटर का कोई कोड यूज किया है, कोई भी कैरेक्टर यूज किया है, तो उसका मीनिंग क्या है। टोटल आज की कोड कितने हैं फिर? 256 है। इसीलिए हमें बोला गया था कल, जब हम सी का बेसिक कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप समझ रहे थे, तब हमको बताया गया था कि 256 कैरेक्टर है। और ये 256 कैरेक्टर है, तो इसका रेंज होता है 0 तो लेके 255 तक। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसी के जरिए यस। कंप्यूटर को पता चल जाता है कि इस यूजर ने जो कैरेक्टर यूज किया है, उस कैरेक्टर का मीनिंग क्या है, राइट? तो ये मीनिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कंप्यूटर ने क्या किया है, खुद की एक लैंग्वेज बनाई है, जिसको बोला जाता है ASCII। और ये हर कंप्यूटर में मौजूद होती है, दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में ये मौजूद होती है जहां पर कीपैड होता है। समझ में रहे हो? क्योंकि हम यस सर। कीपैड से ही एंटर करते हैं सारी चीजें। तो जिसमें भी कीपैड है किसी भी कंप्यूटर में, यानी कि आपके मोबाइल में भी अगर कीपैड है, तो उसका मीनिंग है उसमें ASCII है, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज है, जिसके जरिए आपके मोबाइल में प्रेजेंट कंप्यूटर को पता चल जाता है कि यूजर ने क्या टाइप किया है और उसका मीनिंग क्या है। समझ में आया? सर मतलब इन शॉर्ट कंप्यूटर को 0 to 9 की लैंग्वेज समझ में आती है। 0 to 9 की नहीं, हाँ ऑब्वियसली 0 to 9 की नहीं आती है, 0 एंड 1 की ही आती है। देखो, कंप्यूटर हम्म। अंडरस्टैंड्स ओनली क्या,
कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। और ये जो मशीन लैंग्वेज है, ये इसका ये जो कॉम्बिनेशन है 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ माने मतलब क्या होता है कि बोर्ड जो है ना, किसी भी बोर्ड के ऊपर, ये जो मदरबोर्ड कभी देखा होगा आपने, कोई भी आपने अगर आईसी देखी होगी, तो उस आईसी के अंदर ऑन और ऑफ की लैंग्वेज होती है। और जैसे ही ऑन होता है उसका मतलब समझा जाता है कि वो 1 है, लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग किया जाता है। और जैसे ऑफ होता है उसका मतलब समझा जाता है कि 0, करंट पास नहीं हो रहा है तो 0 है, करंट पास हो रहा है तो 1 है। इसका ही ह्यूमन मतलब हम क्या समझते हैं, इसको 0 और 1 की लैंग्वेज समझते हैं। और इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है, उस कॉम्बिनेशन को ही मशीन समझ सकती है, दूसरे किसी कॉम्बिनेशन को नहीं समझ सकती है। और ये कॉम्बिनेशन को समझाने के लिए उसको क्या किया है हमने, ये जो कैरेक्टर्स है 256 कैरेक्टर्स, इनको इस आस्की ने कन्वर्ट किया है 0 1 की लैंग्वेज में। समझ रहे हो? यस सर। हम्म। हाँ। और इस तरीके से उनको पता चल जाता है कि भैया ये जो लिखा है ए, इसका मीनिंग क्या है, बी का मीनिंग क्या है, या फिर कॉम्बिनेशन जो लिखा है इंक्लूड, हैश इंक्लूड, इसका मीनिंग क्या है, हैश का मीनिंग क्या है, राइट? यस। आगे बढ़े। यस सर। हाँ। ये किसी भी दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम रहेगा, ये कहीं बदलेगा नहीं, ठीक है? यस। चलो अब हम अगला वाला हमारा डेटा टाइप समझते हैं। 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं मैं, यहाँ 2 मिनट थोड़ा सा। चलो अब समझते हैं हम दूसरा वाला डेटा टाइप। कौन सा था, बताएगा कोई? इंटीजर, राइट? अब क्या होता है, हमने कैरेक्टर्स को तो समझ लिया कि कैरेक्टर को कैसे यूज करते हैं, राइट? कल प्रोग्राम भी देखा था हमने, राइट? अब क्या है, दूसरा कैरेक्टर छोड़ के अब अगर हमको न्यूमेरिकल डेटा स्टोर करना है, कैसा? न्यूमेरिकल डेटा, तब हमको क्या करना पड़ता है, इंटीजर का यूज करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? न्यूमेरिकल डेटा यानी कि अगर हमको कोई भी नंबर किसी ब्लॉक में प्रोग्राम में स्टोर करना है, उस ब्लॉक से प्रोग्राम में उसको फेच करना है, तब हमको कौन सा डेटा टाइप यूज करना पड़ता है? इंटीजर डेटा टाइप यूज करना पड़ता है। यानी कि हमारे जो भी नेचुरल नंबर्स है, कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं बताओ? 0 to 9। हाँ। 0 to 9 सर। नहीं, नेचुरल नंबर यानी कि दुनिया का कोई भी नंबर, जो नंबर बनता है तुम्हारे 0 और 0 to 9 के कॉम्बिनेशन से। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर हाँ। मुझे लिखना है 10, तो ये होगा नेचुरल नंबर। मुझे लिखना है 105, ऐसा 167, ये नेचुरल नंबर होगा। तो इस तरीके से जो नेचुरल नंबर है जिसको पॉइंट वैल्यूज नहीं है, नॉट हैविंग पॉइंट वैल्यू, नो पॉइंट वैल्यू, ऐसे अगर नंबर्स मुझे प्रोग्राम में यूज करने हैं, तो मुझे कौन सा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा? इंटीजर डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। और मैंने बोला था कि एवरी डेटा टाइप इज हैविंग 4 स्पेसिफिक फीचर जो हमको पता होने चाहिए। कौन से फीचर थे वो? हाउ टू यूज इन प्रोग्राम, राइट? तो इसको यूज करने का तरीका कैसा है? सिंपल, जैसे आपने कैरेक्टर लिखा था कल, वेरिएबल का नाम लिखा था,
और उसकी वैल्यू दी थी उसके आगे, राइट? ऐसा ही लिखा था ना यस। कल आपने। अब यहाँ पर क्या यस। करना है हमें, यहाँ पर लिखना है कैरेक्टर की जगह पर आईएनटी लिखना है, यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना है, और उसके आगे देना है वेरिएबल की वैल्यू। बस इतना ही लिखने से आपका क्या हो जाएगा, वो डेटा टाइप स्टोर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंटीजर ए इक्वल टू 10, तो ये जो 10 वैल्यू है, ये 10 वैल्यू ए नाम के ब्लॉक में स्टोर हो जाएगी। तो हाउ टू यूज ध्यान में आया आपके, राइट? यस अब सर। यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर, मैंने कल सिखाया था आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर किसे बोलते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी कि कंपाइलर को हमारे डेटा टाइप के बारे में जानकारी देने का तरीका। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर कल के लिए क्या था हमारा, परसेंट सी था। अब हमारा यहाँ पर होता है परसेंट डी। ये होता है, डी का मतलब है डेसिमल। डेसिमल, और डेसिमल नंबर यानी क्या नंबर्स होते हैं। देखो मैं जब भी ऐसा लिखता हूँ ना सर, मयूर जसं यस। बी असं लिहितो 15, तर ह्या 15चा अर्थ असा नसतो का, मला सांगा? असा नसतो का 15.00 असा नसतो का? यस। असतो ना? यस। असतो ना? बरोबर आहे. म्हणजेच याचा अर्थ काय आहे की हे डेसिमल हो. नंबर्स आहेत. हो. यांना यांना जर 10ने गुणलं म्हणजे 0.10, जर पॉईंटच्या पुढे 00 ही व्हॅल्यू असेल, तर तो पूर्ण नंबर काय असतो, डेसिमल नंबर असतो. म्हणजे एव्हरी नॅचरल नंबर इज अ डेसिमल नंबर. आता जर डेसिमल नंबर असेल तर मग त्याचा जो फॉर्मॅट स्पेसिफायर आहे ते काय ठेवलंय त्यांनी, पर्सेंट डी ठेवलेलं आहे. ठीक आहे. कारण काय पर्सेंट डी ठेवण्याचं कारण, हा जो मी 15 लिहित असतो नेहमी, किंवा मी कुठला बी आकडा टाकला, समजा 168 टाकला, याचं मिनिंग सरळ सरळ काय असतं, 0.00 आहे की नाही? यस. राईट. पण आपण तसं लिहित नाही, आपण पूर्ण नंबर लिहितो, होल नंबर म्हणतात त्याला, नॅचरल नंबर, किंवा इथे आपण होल नंबर टाकूयात, होल नंबर और होल नंबर. आता हे थोडंसं मॅथमॅटिकल आहे, थोडंसं गोड मानून घ्या, ठीक है? तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंट डी। फिर है मेमोरी। मेमोरी को कितनी मेमोरी लगती है, तो इन टीसीसी बाइट। कंपाइलर, टीसीसी कंपाइलर का मतलब है अभी जो हम ब्लू स्क्रीन वाला कंपाइलर यूज कर रहे हैं टर्बो सी प्लस प्लस, वो कंपाइलर अगर यूज करते हो सी लैंग्वेज में, तो उसमें 2 बाइट्स की मेमोरी लगती है। कितने बाइट की? 2 बाइट की। टू। और भी दो कंपाइलर्स होते हैं, एक होता है जीसीसी कंपाइलर, यानी अगर आपने कभी विजुअल स्टूडियो कोड देखा होगा, देखा है किसी ने विजुअल स्टूडियो कोड? यस सर। हाँ, जो विजुअल स्टूडियो कोड है ना, उसके अंदर अगर आप सी लैंग्वेज यूज करते हो तो वहां पर जीसीसी कंपाइलर होता है, जिसमें मेमोरी लगती है 4 बाइट। और एक कंपाइलर रहता है जेसीसी कंपाइलर, ये साइंटिफिक तरीके के सी प्रोग्राम लिखने के लिए होते हैं, ये नॉर्मल इंसान यूज नहीं करता है। तो इसमें भी 4 बाइट ही लगता है। तो हमको पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या लगती है हमारे कंसर्न के लिए, ये है, ये हमारे लिए फॉर। तो अभी अगर पूछा किसी ने कि इंटीजर डेटा टाइप को मेमोरी कितनी लगती है, तो आप बता पाओगे टीसीसी कंपाइलर जो हम यूज करते हैं उसमें 2 बाइट लगती है। जीसीसी कंपाइलर जो विजुअल स्टूडियो के साथ आता है उसमें 4 बाइट लगती है, और जो जेसीसी कंपाइलर होता है जो आम इंसान यूज नहीं करता है, साइंटिस्ट यूज करते हैं, उनमें 4 बाइट की मेमोरी लगती है। ठीक है। और चौथा क्या था हमारा, रेंज, याद होगा आपको। ये यस सर। नंबर तो हम सेव कर पाएंगे, लेकिन कितने नंबर तक स्टोर कर पाएंगे, उसकी कोई लिमिट रहेगी ना, क्योंकि एक रूम में कितने लोग रह सकते हैं इसकी एक लिमिट होती है, बराबर है कि नहीं? मान के यस। चलो आपने कोई रूम बनाया, अब उस रूम में कितने लोग रहेंगे उसकी लिमिट है ना यार। 4 लोग रह सकते हैं, 6 लोग रह सकते हैं, 8 लोग रह सकते हैं, 100 लोग रह सकते हैं क्या एक रूम में? बिल्कुल नहीं रह सकते, राइट? तो उसकी यस। एक रेंज होती है, तो ये रेंज जो है कैलकुलेट करने का तरीका होता है यहाँ का, क्योंकि 2 बाइट की मेमोरी लगती है, 2 बाइट इक्वल टू होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 बाइट इक्वल टू 8 बिट का 1 बाइट होता है, राइट? तो कितना हो गया फिर 16 बिट, राइट? अब ये जो 16 बिट है ना, इसको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, यहाँ लिखा जाता है 2 रेस टू, 2 के हेड के ऊपर, मतलब यहाँ लिखा जाएगा 2
और यहाँ लिखा जाएगा 2 raised to 16 और इसको किया जाएगा -1। जरा कैलकुलेशन करके बताओ मुझे ये कितना आता है। 2:15। 2 raised to 16 - 1, बोलो कितना आता है, करो कैलकुलेशन। 1 मिनट सर। हाँ, 1। 1। नो सर। कौन बोल रहा है भाई? आज सर 32,107, सॉरी, 32,600, 32,768। अब मुझे बताओ नेचुरल नंबर्स में ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं ना, जैसे कि मुझे अगर वैल्यू स्टोर करनी है, टेम्परेचर स्टोर करना है, तो टेम्परेचर माइनस में भी हो सकता है ना, -10 डिग्री हो सकता है कि नहीं? यस। हो सकता है ना, तो ये नंबर ही है ना। और अगर नंबर है तो इसका मतलब है अगर ये रेंज होती है मेरी, इस तरीके से कैलकुलेट होगी, इसका लिखते हैं 32,767। ये अगर होता है तो ये तो प्लस में हो गया, माइनस में भी कुछ हो सकता है ना, तो इसका मीनिंग ऐसा है कि -32,768 से लेके +32,767 तक की वैल्यू हम इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ना इससे कम कर सकेंगे ना इससे ज्यादा कर सकेंगे, क्योंकि एक रूम की एक खुद की लिमिट होती है। समझ में आया? यस। उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं इसको प्रैक्टिकली यूज करके, चलेगा? ये समझ में आया आपको? यस सर। इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप कैसा होता है, जो होल नंबर या नेचुरल नंबर को स्टोर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, जो कि पॉजिटिव भी होते हैं निगेटिव भी होते हैं, राइट। और पॉजिटिव निगेटिव में अगर इसका रेंज कैलकुलेट किया जाता है तो वो निगेटिव में इतना आएगा, पॉजिटिव में इतना आएगा। देखते ही यूज करके मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं टर्बो सी, ओपन करते हैं प्रोग्राम नया, लिखता हूँ मैं प्रोग्राम नया। अरे स्टार्ट करते हैं टर्बो सी। न्यू, देखो ये सब हमको नहीं चाहिए अभी, इसको हटा देते हैं। बाकी समझ समझ में आ रहा है ना आपको? बाकी का चीज फॉर्मेट ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है प्रोग्राम का, राइट। अब हमको क्या करना है, यस। इंटीजर डेटा टाइप को यूज करना है। तो ये INT लिखता हूँ, यहाँ पे नंबर ऐसा कुछ मैं वेरिएबल का नाम लिख लेता हूँ और यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 10, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसको प्रिंट करके देखना है। प्रिंट एफ लिखता हूँ। प्रिंट एफ लिखने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d देना पड़ेगा और क्या लिखना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, राइट। अब देखते हैं क्या होता है। यस। देखो कंपाइल किया, रन किया, देखो आ गया। मैंने 10 ब्लॉक स्टोर किया था, वैल्यू स्टोर की थी, वो आ गई, राइट। अगर मैं इसमें कोशिश करता हूँ -10 को स्टोर करने की, तो हो सकता है क्या, देखते हैं हम। कंपाइल किया, रन किया, देखो आ गई, -10 आ गई ना, राइट। यस यानी सर। कि पॉजिटिव नंबर भी हम स्टोर कर पाएंगे, निगेटिव नंबर भी हम स्टोर कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि लिमिट इसका सच में ये है क्या जो हमको दिया गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, 33,000 स्टोर करता हूँ, ठीक है, जो कि आउट ऑफ लिमिट है। हमको समझ में आ रहा है, राइट। कंपाइल यस करता सर। हूँ, रन करता हूँ, देखो गलत आ गया आंसर मेरा। क्या आ गया, -32,536। ये नंबर तो हमने स्टोर किया ही नहीं है, किया है क्या? नहीं है। लेकिन ये नो। गलत नहीं है, ये आया है नंबर कहीं ना कहीं से हमको मिला है। तो ये जो वैल्यू मिली है ना, ये वैल्यू हमको कहाँ से मिली है मालूम है क्या आपको? माइनस में भी करके देखो, माइनस में भी करके देखते हैं, देखो देखो गलत आ गया, गलत आ गया ना। ये जो यस सर। वैल्यू गलत आ रही है ना, ये गलत क्यों आ रही है वैल्यू? तो ये कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर को बोला गया है कि ये नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर, नंबर नाम के ब्लॉक के अंदर जो भी डेटा रहेगा वो डेटा हमें दिखाना है इंटीजर फॉर्मेट में। तो ये क्या करता है मालूम है क्या, ये अगर इसमें कोई गलत वैल्यू है, इसमें आउट ऑफ रेंज वाली वैल्यू है,
ये रेंज के बाहर की वैल्यू है अभी, राइट। अब रेंज की बाहर की वैल्यू है तो इंटीजर तो डेटा टाइप दिखा नहीं पाएगा ना, दिखा पाएगा क्या? नहीं दिखा पाएगा। हम्म। तो ये क्या करता है, ये पहले कभी पहले कभी कोई भी अगर वैल्यू कहीं किसी भी ब्लॉक में जो अनयूज्ड ब्लॉक है, ऐसे ब्लॉक में जैसे स्टोर की हुई होती है, उसको वहां से निकालता है, इस ब्लॉक में रखता है और फिर जाकर डिस्प्ले करता है। तो ये जो गलत वैल्यू हमको आ रही है ना, ये जो गलत वैल्यू हमको मिल रही है, इस वैल्यू को बोला जाता है गार्बेज वैल्यू। क्या बोला जाता है? गार्बेज वैल्यू। गार्बेज गार्बेज वैल्यू। गार्बेज का मतलब हमको मालूम है क्या होता है, कचरा होता है, बराबर है। बस। अब ये जो गार्बेज है, ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज के किसी न किसी प्रोग्राम में कभी ना कभी रैम के ऊपर स्टोर की हुई कोई भी आलतू फालतू वैल्यू होती है। तो कंपाइलर कभी नहीं बोलता है कि मैं वैल्यू नहीं दूंगा आपको, वो वैल्यू देगा, लेकिन कैसी वैल्यू मिलेगी हमें? रॉन्ग वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आउट ऑफ रेंज आ रहा है। रॉन्ग वैल्यू जैसे ही मिलती है, उसको रॉन्ग वैल्यू नहीं, टेक्निकल लैंग्वेज में उसको बोला जाता है गार्बेज वैल्यू। ग्रैबेज नहीं, सॉरी, गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू, ठीक है। तो गार्बेज का मतलब होता है कचरा, वो हमको गार्बेज वैल्यू देगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है मालूम है क्या? इसका ही एक और सब डेटा टाइप है जिसको लॉन्ग इंटीजर बोलते हैं। लॉन्ग इंटीजर। अब देखो इसमें ये जो है डी, इसके आगे सिर्फ यल लिखते हैं, तो ये बन जाता है लॉन्ग इंटीजर। और अगर इसको कंपाइल किया और रन किया तो ये एक्यूरेट वैल्यू दिखाएगा जितनी वैल्यू हमने स्टोर की है, क्योंकि जो लॉन्ग इंटीजर है, इसको स्टोर करने के लिए टीसीसी में जितनी जगह लगती है वो जगह है 4 बाइट। कितनी है? 4 बाइट। 4 बाइट। अब ये जो 4 बाइट है ना, इसकी वजह से पूरा कैलकुलेशन बदल जाता है। 4 बाइट है मतलब क्या है, देखो 16 बिट की जगह के क्या आ गया, फिर 13 बिट आ गया, राइट। और ये 13 बिट आ गया तो इसमें क्या हो गया फिर, यहाँ पे 32 बिट -1 हो गया। तो ये जो वैल्यू थी ना, ये वैल्यू डबल बन गई इसके, इसके डबल, यानी ये अराउंड कुछ बन जाती है 65,000, 65,000 समथिंग, ऐसा ही कुछ आता है, ऐसे कुछ आती है, ठीक है। तो ये रेंज ये। बढ़ जाती है इसकी, रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। लॉन्ग इंटीजर बोलते हैं इसको, ठीक है। हम्म। समझ में आया? यस सर। ठीक। मैं यहाँ पे एक और बार लिख लेता हूँ, इसको मैं पहले बंद करता हूँ। फाइव। ये बंद हो जाएगा अभी 10 मिनट में। इसको मैं लिख लेता हूँ पहले। व्हाट इज गार्बेज वैल्यू? व्हाट इज गार्बेज वैल्यू? ऐसा बोला जाता है, when you are trying to fetch the value which is out of range of any data type, then compiler provides you a value stored somewhere in your earlier program on RAM, which is absolutely wrong for us, is called as garbage value। समझ में आ रहा है? इसी को बोला जाता है गार्बेज वैल्यू। और ये हमें कब पता चल जाती है? जब हम रेंज के बाहर वाला कोई डेटा फेच करने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज नॉट रिलेटेड विथ ओनली सी प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। अभी आपको समझ में आया? यस सर। तो हमने अभी इंटीजर डेटा टाइप देखा है और गार्बेज वैल्यू को समझ में लिया है। प्रैक्टिकली भी हमने देख लिया कि इंटीजर डेटा टाइप को हम किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं और किस तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं या फेच कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम देखेंगे Yes. फ्लोट डेटा टाइप, और फ्लोट डेटा टाइप हम आसिफ समझ रहे हैं ना आप लोग को? देखो हम ये क्यों कर रहे हैं, हम सी लैंग्वेज सीखने का मतलब ही यही है हमारा। हमने इसलिए सीखना स्टार्ट किया है कि बेसिक समझ में आए हमारे, क्योंकि सी शार्प बहुत आगे वाली लैंग्वेज है, वहां तक जाने के लिए हमको बेसिक्स आने चाहिए, प्रोसीजर आनी चाहिए। तो अभी जो अब तक जो सीखा है हमने वो सारा प्रोसेस है, इंटरेक्शन है, राइट? ये तो समझ में आ रहा होगा अभी आपको। Yes, sir. Yes, sir. Absolutely. अब इसको 2-4 दिनों में हम इसको खत्म करेंगे सी लैंग्वेज का कोर्स। फिर हम सी प्लस प्लस का थोड़ा सा कंटेंट सीख लेंगे, जिससे कि हमें आसानी हो जाएगी सी हैश को स्टार्ट करने में। हाँ सर। यार ये क्या, किससे बात कर रहा है ये, वेटिंग पे आ रहा है कॉल इसका। तो सर इसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट भी मेरा ले लेते हैं सर, कंटिन्यू मोड में, जैसे ही सी नहीं, शार्प हो पहले जाता है आप सर। इसको समझ लेना, जावास्क्रिप्ट अलग स्ट्रक्चर है। जावास्क्रिप्ट समझने के लिए आपको पहले एचटीएमएल आना चाहिए, उसके बाद ही जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। एचटीएमएल आता है आपको पूरा? नहीं सर, नहीं। नहीं आता है ना, तो जावास्क्रिप्ट का कोई मतलब ही नहीं है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई है स्टैटिक कंटेंट को, वेब पेज के स्टैटिक कंटेंट को डायनामिक करने के लिए। हाँ। समझ रहे हो? तो सी शार्प सीखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत पड़ेगी जावास्क्रिप्ट सीखने की। ऐसा क्यों सर, मतलब इसमें सब हो जाएगा? नहीं, हो नहीं जाएगा। देखो सी हैश जो है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस पर। और इन दो हम्म। लैंग्वेज की क्षमता होती है, इनका एक कैपेसिटी होता है टू कम्युनिकेट विथ डेटाबेसेस। और जो लैंग्वेज डेटाबेस से कम्युनिकेट करती है वो लैंग्वेजेस पावरफुल समझी जाती है। ठीक है ना? तो ओके। जो भी वेब एप्लीकेशन बनता है या जो भी एप्लीकेशन बनता है वो अभी हम जो सी प्रोग्रामिंग में हमने अभी इंटीजर 10 ये वैल्यू स्टोर की है, राइट? अभी ये हम्म। वैल्यू जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है ना, तब तक ही है। हम्म। जैसे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है, हम उसको बंद करते हैं, वो वैल्यू चली जाती है, राइट? अब इस हाँ। वैल्यू को अगर हमको परमानेंटली स्टोर करना है तो क्या करना पड़ता है? डेटाबेस को यूज करना पड़ता है। और डेटाबेस को अगर जब यूज करते हैं तो उस डेटाबेस को कम्युनिकेट करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है, जिसमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है। क्योंकि हर वेबसाइट, हर वेब पेज एचटीएमएल में हम्म। बनता है, ठीक है? और एचटीएमएल में जो वेबसाइट बनती है, जो वेब पेज बनता हाँ। है, वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक होता है मतलब वो चेंज नहीं होता। जैसे हम उसको रन करते हैं, अभी ये इसको रन कर रहे हैं ना, तो वो चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा वो। कहीं पर भी खोलो, कैसे कैसे भी खोलो, राइट? तो उसको रन टाइम में चेंज करने के लिए हमको जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है, वरना जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जावास्क्रिप्ट है वैसे पीएचपी भी है, पीएचपी भी कुछ लोग सीखते हैं, ठीक है ना? तो जावास्क्रिप्ट अगर आपको सीखनी है तो आपको एचटीएमएल आना जरूरी है। एचटीएमएल नहीं आएगा तो जावास्क्रिप्ट सीख के कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो? तो आपको एक वैसे खासियत वैसे बताता हूँ, जावास्क्रिप्ट की एक खासियत बताता हूँ। जी सर। जावास्क्रिप्ट बनाने के लिए सिर्फ 10 दिन लगे हैं। ओके सर। जी। सिर्फ सबने सिर्फ मिलकर 10 दिन में बनाया है। जावास्क्रिप्ट पूरी की पूरी बनी है। लेकिन ओके सर। जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए 10 साल लगते हैं। ओह। अब समझ लो कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, ठीक है? जी सर। तो धीरे धीरे चलो, जब तक आपका थोड़ा व्यू क्लियर हो जाएगा। आप इतनी इसके घाई मत करो उसको, ठीक है? चिंता मत करो। ठीक है सर। हमारा अभी भी 1 महीने का कोर्स पेंडिंग है, हम 1 महीना अभी हम साथ में है। धीरे धीरे जी। हर चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है? ओके सर। हाँ, चलो यस। मयूर, चले स्टार्ट करें। हाँ चलो, हो म्हटलं. हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे गार्बेज वैल्यू को हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं तीसरा वाला हमारा डेटा टाइप, जो कि बिल्ट इन डेटा टाइप का ही एक डेटा टाइप है, जिसको फ्लोट बोला जाता है। अब ये फ्लोट क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करो। हमने अब तक नेचुरल नंबर्स को स्टोर किया है, राइट? बराबर है ना? अब ये जो इंटीजर में स्टोर हो रहे हैं वो नेचुरल नंबर है, राइट? हमने लिमिट बढ़ा के भी देखा उसका, लॉन्ग इंटीजर यूज करके, राइट? बराबर है। अब ये नंबर्स के अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर्स? जिनको पॉइंट वैल्यूज होती है।
0.5 जैसे कि लेते हाँ, पॉइंट। जैसे कि 10 है और 10 के बाद 0.25 है या 23 है, जो भी है, इसकी एक वैल्यू है ना, राइट। अब इसकी वैल्यू को स्टोर करना है, यानी कि ऐसे नंबर्स को अगर स्टोर करना है तो हमको जो डेटा टाइप यूज करना पड़ता है उसको हम फ्लोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोट बोलते हैं। तो जो फ्लोट नाम का डेटा टाइप हो यस। जो यूज होता है, इट इज यूज टू स्टोर स्टोर दी डेसिमल नंबर नंबर्स विथ पॉइंट वैल्यूज। समझ रहे हो? डेसिमल नंबर या नेचुरल नंबर या जो भी बोलना है आपको उसको बोल सकते हो। ठीक है? जो भी नंबर्स है, किसी भी नंबर्स के आगे पॉइंट आके कोई वैल्यू आती है, जीरो जीरो नहीं, जीरो जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू आती है, ऐसे वैल्यूज को स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप यूज होता है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? फ्लोट इज अ यस। बेसिक डेटा टाइप या बिल्ट इन डेटा टाइप बोलो, बिल्ट इन डेटा टाइप, डेटा टाइप। और ये यूज कहाँ किया जाता है? कोई भी नंबर जिसके आगे पॉइंट वैल्यूज होते हैं, ऐसे वैल्यूज को स्टोर करने के लिए प्रोग्राम में, किसी भी दुनिया के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही यूज होता है। ठीक है? अगर आप देखोगे तो आपके अकाउंट का, जो बैंक का अकाउंट होता है, उसका जब भी आपको मैसेज आता है क्रेडिट का या डेबिट का, वो इसी तरीके से आएगा। कैसे आएगा? जैसे आपने 10,000 क्रेडिट किए तो 10,000 नहीं आएगा, उसके आगे क्या लिखा आएगा? 0.000, ऐसा आएगा ना? ऐसा ही आता है ना? तो इसका मतलब यस। है कि वो लोग क्या यूज करते हैं? फ्लोट नाम का डेटा टाइप यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? उसका रीजन है। इसका रीजन क्या है कि एक तो ये पॉइंट वैल्यू, क्योंकि रुपया जो बनता है वो पैसों से बनता है, बराबर है। अगर यहाँ पर वैल्यू है 10.50 INR, तो इस 50 का कुछ मीनिंग है। क्या मीनिंग होता है? 50 पैसा होता है कि नहीं? और 50 पैसा भी एक इंपॉर्टेंट अमाउंट है, इसको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए यूज होता है ये फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप। समझ रहे हो? अब इसका चार जो हमारे फीचर है, उन चार फीचर्स को देखना पड़ेगा। पहला फीचर है हाउ टू यूज। हाउ टू यूज, तो हाउ टू यूज करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा सिंपली फ्लोट। फ्लोट लिखने के बाद लिखना पड़ेगा वेरिएबल नेम, और उसके बाद उसकी देनी पड़ेगी वैल्यू। दैट्स इट। इतना ही करना है। जैसे हमने लिखा था पिछली बार INT, उसके पहले की CHAR लिखा था, यहाँ पर क्या लिखना है? फ्लोट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोट लिख के मैं लिखता हूँ यहाँ पर नंबर या ऐसा कुछ, नम ऐसा कुछ वेरिएबल का नाम देता हूँ, और उसके आगे वैल्यू लिखता हूँ 10.50। तो ये 10.50 वैल्यू कहाँ जाएगी? मेरे एक ब्लॉक में जाएगी, जिस ब्लॉक का नाम रहेगा NUM, और जिसका डेटा टाइप रहेगा फ्लोट। समझ में आ रहा है? सर ये दूसरा क्या? पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक ले सकते हैं हम लोग, अब वो मतलब बताता हूँ, प्रैक्टिकली जब करेंगे तब बताता हूँ मैं। ठीक है? ओके। अभी के लिए इतना समझ लो कि पॉइंट की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए फ्लोट का यूज होता है। ठीक है? अब ये जो फ्लोट हम्म। है इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? क्योंकि दूसरा वाला हमारा क्या रहता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके लिए यूज किया जाता है वो है %F, फ्लोट के लिए। वेरी सिंपल, राइट? अब ओके सर। फॉर्मेट स्पेसिफायर होने के बाद तीसरा क्या था हमारा? रेंज। बोलो। रेंज। रेंज के पहले भी कुछ था, मेमोरी। रेंज क्या हाँ। काय कर किस पे से कैलकुलेट होती है? हमेशा मेमोरी के पर से कैलकुलेट होती है। इसको लगता हम्म। है 4 बाइट। कितना लगता है? 4 बाइट। कोई भी कंपाइलर रहे, हर कंपाइलर में 4 बाइट ही रहेगा। और इसकी जो रेंज है, ये रेंज अलग तरीके से काउंट की जाती है, क्योंकि पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट पॉइंट दिखने में कैसा होता है? अगर मैं आपको बोलूं कि पॉइंट निकालो, जैसे मैं पेंट में लेके चलता हूं आपको, यहाँ पे बोलूंगा मैं पॉइंट निकालो, ठीक है? तो आप कैसे निकालोगे पॉइंट को? यहाँ जाओगे, यहाँ पर कैसे लिखोगे? ये ऐसे पॉइंट दे दोगे, राइट? अब ये जो पॉइंट लिखा है ना आपने, अगर इसको बड़ा किया ना आपने, देखो इतना मैक्सिमम बड़ा हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर अब ये जो बड़ा कर रहे हैं आप, बड़ा करो इसको, बड़ा करो, बड़ा करो। देखो कैसे हो रहा है, देखो बड़ा करो। ये कुछ स्फेरिकल नहीं दिख रहा है आपको? राउंड दिख रहा यस है सर। ना? राउंड है यस। ना?
क्योंकि हम वैसा ही लिखते हैं, बचपन से हमने लिखा है, पॉइंट पे जब भी दिया है तो वो राउंड में ही आता है, राइट। स्पेरिकल डेटा बोलते हैं हम उसको, राइट। अब जब हम्म, स्पेयर में आता है ना, अगर आपने कभी दुनिया में आपने कभी मैथमेटिक्स में देखा होगा, तो स्फेयर्स जो होते हैं, उन स्फेयर्स के सरकमस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक कांस्टेंट यूज किया जाता है जिसका नाम है पाई। याद होगा आपको, 3.14 जिसकी वैल्यू होती है, ओके, यस याद है। पाई, यस सर, पाई सुना। पाई आर स्क्वायर, पाइथागोरस का यस सर। सिद्धांत पता होगा ना आपको, यस पाई आर स्क्वायर, सर। याद है। हम्म, यस सर। तो ये जो स्फेरिकल डेटा हो है, हो उसकी रेंज भी निकाली जाती है इस पाई को यूज करके। इसकी रेंज जो बनती है, ये रेंज बनती है 3.14 इंटू 10, और 10 का रेस टू होता है 38, 10⁻38। और ये माइनस में भी होता है और ये प्लस में भी होता है, टू 3.14 इंटू 10⁻38। आप सोचो, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देखो कितना बड़ा आ रहा है। ऐसे ही नहीं बैंक यूज करती है। बैंक क्यों यूज कर रही है? क्योंकि इसमें बहुत बड़ी रकम जमा कर सकते हो आप। समझ रहे हैं? टेन रेस टू यस सर। थर्टी एट कितना हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है ना। 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, यानी 10⁻2 का मीनिंग 100 हो जाएगा। 10⁻38 का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग लगभग ऐसा होता है, देखो। 10 यानी एक एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 एंड 38, और इसको मल्टीप्लाई करो फिर 3.14 से। इतनी बड़ी अमाउंट आप स्टोर कर पाओगे कहाँ? फ्लोट नाम के डेटा में। समझ रहे हो? और इसीलिए ये यूज किया जाता है बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि बैंक में कोई लिमिट नहीं रहता। आप कितना भी पैसा निकाल भी सकते हो और जमा भी कर सकते हो। समझ रहे हो? तो दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम में ये फ्लोट नाम का डेटा टाइप यूज किया जाता है। इसीलिए जब भी आपको कोई मैसेज आता है या आपका अकाउंट चेक करते हो, तो उसमें पॉइंट वैल्यूज दिखाई जाती है, राइट। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें रेंज जो है इसकी कितनी बड़ी हो सकती है। समझ में आया? यस सर। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलो, मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूं आपको टर्बो सी में। ये टर्बो सी खोले। अब इसकी मुझे जरूरत नहीं, मैं इसको हटा दूंगा। क्लियर करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, मुझे कैसे यूज करना है? फ्लोट लिखना है, और उसके आगे क्या लिखना है? जो भी मेरा वेरिएबल का नाम है, मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, ऐसा कुछ लिखता हूँ, नाम, और उसकी वैल्यू दे देता हूँ। अगर मान के चलो मैंने वैल्यू दे दी है 3.14, यही वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। और मैंने सेमीकोलन दे दिया, खत्म चीज। और मैं यहाँ क्या करूंगा? प्रिंट एफ लिखूंगा। मुझे मालूम है फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका क्या है, परसेंट एफ है, परसेंट। बोला था मैंने, राइट। और मुझे क्या लिखना है? वेरिएबल का नाम लिखना है जो मेरा नम है यहाँ पर। मैं इसको कंपाइल करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो कितनी वैल्यू आ रही है मेरी, 3.14। और सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था मुझे कि कितने पॉइंट्स आएंगे, तो देखो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 6। 6 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये डिफॉल्ट पॉइंट्स होते हैं, 6 पॉइंट्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर आपने इसमें होल नंबर भी स्टोर कर दिया, मान के चलो 3 भी स्टोर कर दिया, फिर भी आप जब फेच कर रहे हो ना उसको, फ्लोटिंग डेटा टाइप में फेच कर रहे हो, तो इसका मीनिंग ये आ जाएगा, इसको अगर रन करते हैं तब भी वो इसी तरीके से दिखाएगा। दिख रहा है? यस सर। इसी तरीके यस। से दिखाएगा। अंडरस्टूड?
यस सर। समझ ला मयूर? हो। राइट। हो। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं देखेंगे कैसे कंट्रोल करना है पॉइंट्स को, वहां देखेंगे सी शार्प में, ठीक है? आगे चल के अभी देखने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है? कंफ्यूजन बढ़ जाएगा अननेसेसरी। अब हम देखते हैं कि ये जो वैल्यूज हम ले रहे हैं, दे रहे हैं डायरेक्टली, इसको हम कंसोल से कैसे ले सकते हैं, मतलब कीबोर्ड के जरिए कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए एक conio डॉट एच नाम के या stdio डॉट एच नाम के हेडर फाइल का एक फंक्शन है जिसका नाम है scanf। क्या है? scanf। अब हम इसको डायरेक्टली ऐसे वैल्यू नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, ये वैल्यू कीबोर्ड से देंगे। तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, scanf लिखना पड़ेगा, यहाँ मुझे ब्रैकेट देना पड़ेगा, यहाँ मुझे देना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि मुझे बताना भी पड़ेगा कि मुझे कौन से नंबर की, कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, और यहाँ मुझे कौन से ब्लॉक में स्टोर करनी है वो भी बताना पड़ेगा। तो मैं वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ, मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख रहा हूँ, लेकिन इससे ही, सिर्फ यही लिखने से वो वैल्यू उस नंबर नाम के ब्लॉक में नहीं जाएगी। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नंबर जहां बना है, ये जो नंबर नाम का वेरिएबल का ब्लॉक बना है, उस ब्लॉक का एड्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि हम जब खत लिखते हैं किसी को तो उसका एड्रेस देना जरूरी होता है, क्योंकि वो खत उस तक पहुंचा जाता है सिर्फ एड्रेस के माध्यम से। बराबर है कि नहीं? अब ये वैल्यू हम दे रहे हैं तो उसके लिए भी एड्रेस देना पड़ेगा, और यहाँ पर सी लैंग्वेज में एड्रेस देने का तरीका होता है, सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर उसके आगे एंड साइन। सिर्फ इतना लिखने से ही जो वैल्यू यूजर कीबोर्ड के जरिए देगा वो वैल्यू चली जाएगी फ्लोट नाम, ये नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर। देखते हैं इसको कंपाइल करके। कंपाइल किया, 0 एरर। रन किया तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ वैल्यू देनी है, तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट टाइप करता हूँ 25 और मैं एंटर करता हूं। तो देखो मैंने प्रिंट एफ दिया था बाद में, तो जो वैल्यू नम नाम के वेरिएबल के ब्लॉक के अंदर रैम में जमा हुई है वो मुझे फ्लोटिंग डेटा टाइप में दिख रही है। दिख रही कि नहीं? राइट? हाँ। दिख रही है ना? हाँ। अब इसको हो। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पर पहले लिखते हैं एक ये मैसेज। स्क्रीन पर हाँ, यहाँ पर एक मैसेज लिखते हैं। क्या मैसेज लिखते हैं? एंटर वैल्यू, ताकि यूजर को समझ में आए कि हमें कुछ वैल्यू देनी है। ठीक है? उसके बाद ये मैसेज आएगा। इसके बाद हम इसमें भी और एक लिखते हैं कि या वैल्यू इन ब्लॉक इज, ऐसा लिखते हैं, तो हमारा काम बन गया। देखो कंपाइल किया, रन किया, देखो एंटर वैल्यू आ गया और ब्लिंक कर रहा है कर्सर मेरा, तो वो वेट कर रहा है मेरे इनपुट का। अब मैं इनपुट कहाँ से कर रहा हूँ? कीबोर्ड के जरिए। कीबोर्ड के जरिए मैं क्या करता हूँ, अभी एक वैल्यू दे देता हूँ, मान के चलो 46 दे दिए मैंने, ठीक है, या फिर 0.5 ऐसा दे दिया, क्योंकि फ्लोटिंग डेटा टाइप है तो चल जाएगा। एंटर किया तो देखो वैल्यू इन ब्लॉक इज 46.5 आ गई। समझ रहा है सर क्या हो रिपीट रहा है? करेंगे? हाँ, बिल्कुल रिपीट रिपीट करेंगे? करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल रिपीट करता हूँ। देखो मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, स्कैन एफ का यूज करके मुझे कीबोर्ड के जरिए वैल्यू लेनी है। हम इससे पहले क्या करते थे, यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यूज देते थे इक्वल टू करके, राइट? अब हम इक्वल टू करके वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हम वैल्यू कैसे दे रहे हैं, कीबोर्ड के जरिए ले रहे हैं हम। जो होता है ना कि एंटर योर नेम आता है, कभी कभी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं उसमें क्या आता है, एंटर योर नेम, तो हम उसमें एंटर क्या करते हैं, हमारा नाम देते हैं, राइट? उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी ब्लॉक को वैल्यू देने का काम कर रहे हैं, यानी कि इनपुट देने का काम कर रहे हैं। अब जो इनपुट है ना, सी लैंग्वेज में इनपुट दिया जाता है स्कैनएफ नाम के फंक्शन के जरिए। अब ये जो स्कैनएफ फंक्शन है ना, ये स्कैनएफ फंक्शन है stdio डॉट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसका नाम ही मैंने बताया था पहले ही, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। आउटपुट के लिए क्या है हमारे पास, प्रिंटएफ है, वैसे ही इनपुट के लिए क्या है हमारे पास अब, कैन एफ। और इसको यूज करने का तरीका कैसा है, मुझे जिस ब्लॉक को ये वैल्यू देनी है उस ब्लॉक का नाम लिखना पड़ता है, उसके पहले देना पड़ता है एंड साइन। इस एंड साइन के जरिए क्या पता चलता है उसको, उसका एड्रेस पता चलता है, और मुझे देना पड़ता है फॉर्मेट स्पेसिफायर,
ताकि उस ब्लॉक में जो वैल्यू स्टोर हो जाए वो वैल्यू उस पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यू ही हो जाए। ठीक है, अब मान के चलो यस। मैं फिर से इसको रन करता हूं, मैं इसको फिर से रन करता हूं, फिर से मैं एंटर करता हूं। अब मैं वैल्यू दे रहा हूं 10। ठीक है, अब देखो 10 दिया, फिर मुझे फ्लोटिंग डेटा टाइप में ही दिख रही है। अब मेरा पास एक और तरीका है। क्या तरीका है? मैं इसको %f की जगह %d में देना चाहूँ तो क्या मैं दे सकता हूँ? देखो क्या होता है। इसको कंपाइल किया, इसको रन किया, अब मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा 10.5। 10.5 देखो, अब मुझे क्या आ रहा है? वैल्यू इन ब्लॉक इज 0। क्यों 0 आ रही है? अब ये जो वैल्यू है 0, ये गलत वैल्यू है, बराबर है कि नहीं? राइट, गलत वैल्यू है। इसका मतलब ये भी क्या है? ये एक गार्बेज वैल्यू है। क्या है? गार्बेज वैल्यू है। राइट, फिर से करके देखते हैं। कंपाइल किया, रन किया, अब मैंने यहाँ पर ले दी वैल्यू सिर्फ 10। तो देखो फिर से मुझे गार्बेज वैल्यू आ गई। क्यों आ गई है? क्योंकि डेटा मिसमैच कर रहा है। मैंने डेटा तो इनपुट कौन सा किया है? फ्लोटिंग डेटा, और मैं चाह रहा हूं कौन से डेटा फॉर्मेट में? डेसिमल फॉर्मेट में। तो ये पॉसिबल यहां पर नहीं होगा, तो मुझे %f ही लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो हमने आज देखा, आज क्या देखा हमने? इंटीजर डेटा टाइप देखा, फिर देखा गार्बेज वैल्यू, फिर देखा लॉन्ग इंटीजर डेटा टाइप रेंज बढ़ाने के बाद, और फिर देखा हमने अभी फ्लोटिंग डेटा टाइप। ये 3 बेसिक डेटा टाइप अगर हमको समझ में आते हैं तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोग्राम के अंदर कोई भी डेटा स्टोर कर पाएंगे। ये बेसिक डेटा टाइप है। ठीक है, इसके भी आगे है एरे है, स्ट्रिंग है, पॉइंटर है, फंक्शन है, ये सारी चीजें हैं। धीरे धीरे हम एक एक चीज सीखने की कोशिश करेंगे। अब हम कल क्या देखते हैं? कल देखेंगे ऑपरेटर्स, और देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब तक यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा है? अब इसको आपको धीरे धीरे ना प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप ना इंटीजर वैल्यूज को लेके इसको अलग अलग तरीके से प्रिंट करके देखना पड़ेगा। और ये हमने हमने आज सीखा कि आउटपुट पे कैसे प्रिंट किया जाता है। देखो प्रिंटफ का मीनिंग ही है कि ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इसके अंदर जो भी मैसेज आप दोगे वो एज इट इज कॉपी करके वो पेस्ट करेगा कहाँ पर? आपके आउटपुट के स्क्रीन के ऊपर। ठीक है ना? और सिर्फ छोड़ेगा किसको? इसको %f को, यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर को। फॉर्मेट स्पेसिफायर पे जगह पे वो क्या प्रिंट करेगा? ये नम यानी कि वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा। समझ में आ रहा है? सो प्रिंटफ फंक्शन के 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है कि आप आउटपुट के स्क्रीन के ऊपर कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हो। दूसरा होता है कि कोई भी आप वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। और तीसरा होता है कि मैसेज और वैल्यू दोनों एक साथ कर सकते हो, जैसा हमने यहाँ पर करके देखा है। ठीक है ना? स्कैनफ जो फंक्शन है वो कीबोर्ड से इनपुट लेने के काम आता है सी लैंग्वेज के अंदर। अगर यूजर से आपको इनपुट लेना है, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देनी है, तो हम कैसे दे सकते हैं? स्कैन एफ से दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए हम यही रुकते हैं। कल हम देखेंगे सर कल ऑपरेट